वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक ऐसी सुपर कोरियन मूवी जिसका नाम सुनते ही आपके चेहरे पे एक स्माइल जरूर आ जाएगी। नॉर्मली देखा जाए तो यार घर, कार, बाइक, टीवी ये सारी चीजें रेंट पे दिए जाते हैं, लेकिन यार ये नटखट बच्ची है जो अपने पापा को ही रेंट पे दे देती है। वो बेचारी ऐसा क्यों करती है, इससे उसके परिवार की लाइफ किस तरह से उलट पुलट हो जाती है और अपने प्रॉब्लम से वो बाहर कैसे निकलते हैं, यही सब हम देखने वाले हैं। दोस्तों हमारे हिसाब से तो ये 5 स्टार वाली मूवी है, और हमारे हिसाब से क्या यार, आप पूरी मूवी देखोगे तो आप भी यही कहोगे कि सच में 5 स्टार वाली मूवी है ये। चलिए फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं मूवी को जिसका नाम है डेड फॉर रेंट। तो मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जो टीवी का एक एड देख रहा होता है और उसमें वो एक एक्टर की खूबसूरती को निहार रहा होता है। इस एक्टर का नाम है मिशा। देखिए तो कैसे स्टैचू बना बैठा है। और तब उसकी वाइफ मारिया आती है तो वो झट से न्यूज चैनल पे आ जाता है और कहता है कि सुना 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 तुमने, हमारे देश की करेंसी का वैल्यू एकदम से घट गया है, बेरोजगारी कई गुना बढ़ गई है। वो भी कहती है कि हाँ, जब तुम जैसे निकम्मे 10 साल से बिना किसी काम धंधे के घर पे बैठे रहोगे तो बेरोजगारी अपने आप बढ़ेगी बढ़ेगी। सही बात है। अरे ये तो मेरी आरती उतारने लग गई। ये सोचकर चैंग, दोस्तों हाँ इसका नाम चैंग है, चुपचाप अपनी बेटी के कमरे में घुस जाता है। बाप ऐसा तो ये देखिए बेटी को मुंह में ब्रश से रंग भर रखे हैं। चैंग पूछता है कि बेटा ये क्या हाल बना के रखा हुआ है तुमने। कुछ नहीं पापा, मैं रिसाइकलिंग कर रही हूँ। रिसाइकलिंग? किस चीज का रिसाइकलिंग कर रही हो? कहकर वो कमरे में नजर घुमाता है तो वहां उस चुटकी के ब्रांड न्यू शूज रखे होते हैं जिसका टैग भी दोस्तों अभी तक नहीं उतारा था। उस पर पेंट करके रखा है इस नटखट ने। चैंग उसको डांट लगाता है कि बेटा रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि पुरानी चीजों को फिर से यूज करना। ये तो तुमने अभी तक यूज ही नहीं किया है, इसको रिसाइकलिंग करने के बहाने इसका सत्यानाश कर दिया तुमने। वो कहती है पापा एक न एक दिन तो ये पुराना हो गई, तो सोचा आज ही इसको रिसाइकलिंग कर दूं, इसमें दिक्कत क्या है वैसे। इस तरह दोस्तों पॉइंट पे जवाब देने वाली इस नटखट चुटकी का नाम है यंग। वो कहती है कल आपको मेरे स्कूल आना है, याद से है? तो वो चिढ़कर कहता है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, अपनी माँ को लेकर जाओ। नहीं पापा, टीचर ने आपको ही बुलाया है, आपको ही आना होगा। अगले दिन दोस्तों स्कूल में यंग की क्लास को दिखाते हैं जहां टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को अपने घर से कोई ना कोई ऐसी चीज लाने को कही थी जिसे वो यूज नहीं करते। तो यहाँ पर आइडिया यह है कि एक के लिए जो चीज यूजलेस होती है तो वो किसी दूसरे के लिए यूजफुल हो सकती है और स्टूडेंट्स इन आइटम्स को एक्सचेंज कर पाएंगे। तो एक अमीर घर का लड़का जिसका नाम जेटी है वो तो प्ले स्टेशन लेकर आया होता है। भाई प्ले स्टेशन। अब सारे बच्चे नारे लगाते हैं कि मुझे चाहिए प्ले स्टेशन, मुझे चाहिए। एक लड़का कहता है मेरे पास ये बेसबॉल बैट है, ये ले लो और मुझे प्ले स्टेशन दे दो। पर जेटी कहता है कि अरे ये क्या है, मेरे पास पता है एक बड़े बैट्समैन का साइन किया हुआ शानदार बेसबॉल बैट है, तुम्हारे बैट का मैं क्या करूंगा। इस तरह दोस्तों इन बच्चों की आपस में बातें होती है तो वो अपना प्ले स्टेशन किसी को नहीं देता। अब दूसरी ओर चैंग को मारिया कॉल करके कहती है कि अरे यंग ने तुम्हें स्कूल बुलाया था ना, तुम गए क्यों नहीं। चैंग तो भूल ही चुका था कि मुझे स्कूल भी जाना है। अब चैंग के पास स्कूल जाने के लिए भी पैसे नहीं है तो वो अपनी बेटी यंग के पिगी बैंक की छेद में एक क्लिप घुसाकर आराम से उसमें से एक नोट निकाल लेता है। बताओ यार क्या कंडीशन है। पर खुद ही में वो कहता है कि यार मेरी चुटकी इतनी होनहार है कि चावल की बोरी में से एक दाना भी कम हुआ तो वजन से जान जाएगी, उसे तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने पैसे लिए हैं। ये सोचकर वो उसी करेंसी नोट को लेकर उसी के वजन का एक कागज अंदर डाल देता है। और यहाँ पर टीचर यंग से पूछती है कि बेटा तुम किस चीज को एक्सचेंज करना चाहती हो। वो कहती है कि मेरा यूजलेस आइटम अभी आ रहा है। और तब दोस्तों एकदम जोकर की तरह दरवाजे पे आता है चैंग। उसे यंग अंदर बुलाती है और अब वो अपनी क्लास को बताती है कि ये मेरे पापा चैंग हैं, ये 39 साल के हो चुके हैं और इन्होंने सियोल यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की थी और मेरे घर में इकलौते यूजलेस चीज यही है, इन्हें जो चाहे रेंट पे ले सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुनकर तो सारे बच्चे शॉक में एकदम स्टैचू बन बैठे होते हैं कि ये कह क्या रही है अपने पापा को। टीचर का भी वही हाल होता है। चैंग तो खुद फ्रीज हो जाता है कि ये कैसी औलाद पाई मैंने जो बाप को ही भाड़े पे देने चली, बताओ। टीचर कहती है पापा को बेटा ऐसे नहीं कहते, कल कोई और चीज लेकर आ जाना। पर यंग कहती है नहीं नहीं ये मैं नहीं कहती टीचर, मेरी माँ रोज कहती है कि घर में हर चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कोई है जो घर पर बोझ बना बैठा है तो वो पापा है, माँ कहती है मेरी ऐसी, बताओ। तब चैंग उसको डांटता है कि मेरी नाक कटवाई की क्या, चल घर, तुझे मैं घर में देख लूंगा। लेकिन तभी टीचर भी पूछती है कि वैसे तुम्हारे पापा को रेंट पर लेना कौन चाहेगा है। और दोस्तों ये देखिए जेटी खड़ा होकर कहता है कि मैं लूंगा टीचर इन्हें, मैं अपने सारे आइटम्स यंग को देने को तैयार हूँ, बदले में मैं इनको ले जाऊंगा। वो चैंग से कहता है कि सुनो अंकल, इस सेकंड से आप मेरे हो, समझे। चैंग गुस्से में वहां से जाने लगता है तो जेटी उसका पैर पकड़कर कहता है कि कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, तुम मेरे साथ घर चलो। और तब टीचर कहती है कि सर उसके पापा नहीं है,
बाप के प्यार के लिए वो तरस रहा है। अगर आपके पास टाइम हो तो उसके साथ जाकर थोड़ा वक्त बिताने में आपका जाएगा ही क्या। अब चैंग भी खुद में सोचता है कि वैसे मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्यों ना इस बच्चे की भी थोड़ा मदद कर दूं। ये सोचकर वो भी जेटी के साथ उसके घर चला जाता है। और यार घर इतना बड़ा कि पूछो मत। जेटी उसकी इतनी खातिरदारी करता है कि वो भी पूछो मत। जेटी उसे खाते हुए देखने लग जाता है तो चैंग कहता है कि अरे ऐसे क्यों घूर रहा है बे, पहले कभी किसी इंसान को खाते हुए नहीं देखा क्या। वो कहता है कि देखा तो है पर अपने पापा को खाते हुए नहीं देखा। ठीक है, वैसे तुम्हारे घर में कोई नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी माँ कहाँ है। माँ तो दादी को लेकर हॉस्पिटल गई है, आप बस खाते रहेंगे क्या, चलिए मेरे साथ थोड़ा खेल लीजिए। कहकर वो चैंग को अजीब तरह से रेडी करके ग्राउंड में खड़ा कर देता है। चैंग कहता है कि अरे मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूं। वो इसीलिए क्योंकि मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है ना, मैं हमेशा अकेला ही खेलता रहता हूँ। दोस्तों यहाँ उसका अकेलापन चैंग को समझ आ जाता है और उसके साथ वो मजे से खेलना शुरू भी कर देता है। दोनों वाटर गन से एक दूसरे पर पानी मारने लगते हैं, पर अचानक से जेटी हट जाता है और उसकी माँ पर पानी गिर जाता है, जो कि अभी अभी हॉस्पिटल से लौट आई है। चैंग जेटी की माँ को बड़े ध्यान से देखता है। ओहो, तो पता चलता है कि वो तो कोई और नहीं, टीवी की वही एक्टर मिशा है जिसको वो हमेशा देखता रहता है। उसे रियल में देखकर वो एकदम भूत की तरह खड़ा होता है कि ये क्या देख लिया आज। फिर जेटी अपनी माँ को बताता है कि चैंग यहाँ पर क्यों आया है और तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इतने में चैंग के भी होश आ जाते हैं और वो कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, पता है आपको, मैंने सोचा भी नहीं था कि यह आपका घर होगा। यहाँ से सीधे मारिया को दिखाते हैं जो अपना खुद का ब्यूटी सैलून चलाती है। इस जगह को उसने लीज पे लिया हुआ है, लेकिन उसका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, चल रहा है मतलब बढ़िया सा। अचानक लाइट बल्ब फ्यूज हो जाता है तो वो खुद ही उसको चेंज करती है। तब उसकी कस्टमर कहती है कि सारा काम तुम अकेली करती हो क्या, अपने पति से ये सब क्यों नहीं करवाती। मारिया कहती है पति, अरे वो कोई काम ही नहीं करना चाहता, बल्ब चेंज करने को कहूंगी तो बहाने बनाएगा कि हाथ में दर्द है, पैर में मोच है वगैरह वगैरह। अरे वो इस तरह ही करता है हर बार। लेकिन दोस्तों वहां जेटी के घर में उस मिशा के कहने पर चैंग देखो उनका बल्ब चेंज कर रहा होता है और मिशा से कहता है कि आपके घर में देखो जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे बता दीजिए, मैं सब ठीक कर सकता हूँ, सबका सब, क्योंकि देखो मैं बहुत ही जिम्मेदार फैमिली मैन हूँ। इस तरह अपना झंडा गाड़ कर वो वापस घर आ जाता है और यहाँ पर फिर बाप बेटी मिलकर साबुन के पानी से बबल्स छोड़कर पूरे घर को गंदा कर रहे होते हैं। एक बबल काफी बड़ा निकलता है तो दोनों नाचने भी लग जाते हैं कि वाओ, ऐसा बबल किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन पता है क्या दोस्तों, वो सीधा जाकर मारिया के मुंह पे फट जाता है। बेचारी काम के बाद एकदम थकी हुई थी और इन दोनों शैतानों ने मिलकर देखो घर का क्या हाल करके रखा हुआ है। अब साफ सफाई भी उसे ही करनी पड़ेगी क्योंकि ये चैंग तो कुछ करने वाला है नहीं। वो गुस्से में अंदर जाती है। ये दोनों मतलब चैंग और यंग एकदम चुप रहते हैं क्योंकि इन्होंने एक भी शब्द कहा तो इस घर में भूचाल आ जाएगा। अगले दिन की बात है, स्कूल के बाद जेटी यंग से कहता है कि तुम्हारे पापा सच में कमाल के आदमी है, देखो यार मेरे साथ कल ना इतना मजा किया ना उन्होंने, क्या बताऊं। पर वो कहती है अरे तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे साथ तो वो कभी खेलते भी नहीं और उनकी वजह से मुझे माँ की डांट भी सुननी पड़ती है। जेटी कहता है कि सच कह रही हो क्या, तुम एक काम करो, रोज अपने पापा को मुझे रेंट पे दे दो, मेरी माँ ने तुम्हारे पापा को ये कवर देने को कहा था। यंग उस कवर को देखती जिसमें करेंसी नोट्स होते हैं और ये देखकर यंग के चेहरे पे आता है विलन वाला स्माइल, क्योंकि उसे मिल गया है एक बिजनेस प्लान। यहाँ चैंग अपने दोस्त के ब्राउजिंग सेंटर में बैठा आंखें फाड़ कर मिशा के फोटोज को देख रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि अरे इसको क्यों ताक रहा है, तेरी बीवी नहीं है क्या घर पर। हाँ तुम क्या जानो खूबसूरती का मतलब, मैंने पता है मिशा को रियल में देखा है और उसकी खूबसूरती के लिए तो मैं करोड़ों डॉलर्स लुटा दूं। फ्रेंड कहता है कि अच्छा बेटा, 2 महीने पहले मुझसे $250 उधार लेकर लिए थे तूने, वो तो तुझसे दिए नहीं जाते, मिशा को करोड़ों देगा बड़ा। फिर इस तरह इनकी बातें खत्म होती है तो चैंग घर आकर टीवी पर एक क्विज प्रोग्राम देखता है। उस शो के हर सवाल का जवाब चैंग बिल्कुल सही सही दे रहा होता है, लेकिन यंग उससे रिमोट छीनने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि मुझे कार्टून चैनल देखना है पापा, पर चैंग रिमोट देता ही नहीं और फिर कोई रास्ता न पाकर यंग जेटी का दिया हुआ वो कवर चैंग को पकड़ा देती है। उसमें होते हैं बहुत सारे पैसे। चैंग कहता है कि तुमने जेटी से इतने पैसे क्यों लिए। वो कहती पापा आप इतना गुस्सा क्यों होते हो, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके इतिहास में पहली बार आपने पैसे कमाए हैं, आप उल्टा भड़क रहे हैं मुझ पर। चुप कर, बहुत बोलती है तू, मैं कल खुद उसके घर जाकर पैसे लौटा दूंगा। अगले दिन वो मिशा के घर जाता है जहाँ पर मिशा अपनी सास के साथ खेल रही होती है। असल में मिशा के पति की मृत्यु हो चुकी थी ना, तो उसकी सास को डिमेंशिया है और वो लगभग बच्चों की तरह बिहेव करने लगी थी। लेकिन चैंग को देखकर वो उसे अपना बेटा समझती है और कहती है बेटा तुम आ गए क्या, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अब चैंग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है क्योंकि वो एक बुजुर्ग औरत का दिल नहीं तोड़ना चाहता। बड़ा अच्छा यहाँ पर बनने की वो कोशिश करता है। वो चैंग को घर में बैठाकर उसके बालों में क्लिप लगाती है और उसे लिपस्टिक लगा देती है। चैंग भी उसका मेकअप करने लग जाता है और दोनों बच्चों की तरह खेलने लग जाते हैं। ये सारी हरकतें देखकर मिशा को बड़ी खुशी होती है और अब उसकी नजर में चैंग के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। अब चैंग मिशा को पैसे लौटाता है तो वो कहती है प्लीज इसको रख लीजिए इसको, आपके आने से देखो मेरा बेटा भी बहुत खुश है और मेरी सासू भी।
और दोस्तों तब उसको एक कॉल आता है कि मुझे रेंट पे एक पापा चाहिए, आप कब आ पाएंगे। चैंग कहता है कि पागल हो गया हो क्या, रखो फोन, पुलिस को कॉल करूं क्या, कहकर वो कॉल कट कर देता है। और तब एक मैसेज भी आता है कि मुझे पापा की जरूरत है, रेंट कितना होगा बताइए। और दोस्तों चैंग समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। अब वो अपने दोस्त के ब्राउजिंग सेंटर में जाकर इंटरनेट पे छान मारता है और तब उसे एक पोस्ट मिलता है जिसमें लिखा है कि क्या आपको रेंट पे पापा चाहिए, अगर चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और इस पोस्ट को किया है चैंग की बेटी यंग ने। चैंग तो पूरा बौखला जाता है कि मेरी औलाद पागल हो गई है। अगले ही दिन वो यंग को एक रेस्टोरेंट में अकेले लेकर जाकर बात करता है कि बेटा क्या कर रही हो तुम, अपने पापा को तुम दूसरों को रेंट पे देने की सोच भी कैसे सकती हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पापा हूँ, दूसरों का पापा मैं नहीं बन सकता। पर पापा दूसरों के पापा नौकरी करते हैं, आपने शायद कभी नौकरी की ही नहीं, तो इसी को एक नया बिजनेस समझकर क्यों नहीं कर लेते आप, पैसे भी मिलेंगे और माँ के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। कितना बढ़िया आइडिया है देखो ना। कहकर वो चैंग को एक चिट देती है और कहती है आप इस पते पे चले जाइए, पापा की एक्टिंग कीजिए और अपना पगार लेकर घर आ जाइए, सिंपल। दोस्तों चैंग को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, अब पैसे मिल रहे हैं तो चैंग ये करने के लिए मान जाता है। वो जाता है उस पते पे तो वो एक बार होता है, वहां पर एक लड़की शराब पी रही होती है। चैंग कहता है कि एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी ने गलती से वो मैसेज पोस्ट कर दिया होगा, प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिए। पर वो चैंग की बात सुनने के बजाय कहती है आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनिए। ओह ये तो बड़ा आसान काम निकला, ये सोचकर चैंग बैठ जाता है। वो कहती है मैं आपको बहुत मिस करती थी पापा, आप मुझे और माँ को छोड़कर क्यों चले गए थे। यहाँ पर चैंग भी बेमतलब मुस्कुरा रहा होता है। वो बड़े अच्छे से बात कर रही होती है, लेकिन अचानक चैंग के मुंह पे पानी फेंक देती है और चिल्लाती है कि तुम जैसा बाप किसी को ना मिले, तुमने मुझे और मेरी माँ को इतना टॉर्चर किया था, तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने अपनी जान दे दी और तुम जैसे जल्लाद को जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है, तुम्हें मार डालने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। ये कहकर वो चैंग के पेट में सच में चाकू घोंप देती है। चैंग नीचे गिरकर घबराहट में चिल्लाता है कि प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। फिर पता चलता है कि वो डमी चाकू था। हे भगवान, एक सेकंड में इसने मुझे मौत दिखा दी। यही सोचकर वो अपनी बेटी पे बहुत गुस्सा करता है कि इस पागल की वजह से मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो वो गुस्से में हड़बड़ी में घर भाग जाता है। अगले दिन भी दोस्तों चुटकी चुप नहीं रहती, पूछती है कल काम कैसा था पापा, कैसा लगा आपको। चैंग भी चिढ़ जाता है कि बेटी तू ना मेरी बेटी नहीं है, मेरे लिए यमराज है। तुम्हें पता है कल उस लड़की ने मेरे मुंह पे पानी फेंका, मेरा शर्ट गीला हो गया और तो और वो मेरी जान लेने वाली थी, बाल बाल बचकर आया हूँ वहां से। नहीं इस तरह चलेगा तो कभी नहीं होगा काम, आइंदा मैं तुम्हारी बात कभी मानूंगा ही नहीं, भूतनी कहेंगी। लेकिन यंग कहती है मुझे खुशी है पापा कि आप फिर से नौकरी करने लगे, ये रहा अगला कस्टमर। इतने में मारिया आ जाती है तो चैंग उन कस्टमर्स का एड्रेस छुपा कर रख लेता है, क्योंकि मारिया नहीं जानती ना कि बाप बेटी का कौन सा बिजनेस चल रहा है। फिर चैंग उस नए कस्टमर से मिलने जाता है। असल में वो एक स्कूल स्टूडेंट होती है जो कि प्रेग्नेंट है। वो बताती है कि मेरा कोई नहीं है, मैंने एक लड़के पे भरोसा किया था लेकिन वो मुझे धोखा देकर चला गया। अब मुझे हर महीने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन अकेले जाऊंगे तो डॉक्टर सवाल पूछेंगे, इसीलिए क्या आप मेरे पापा बनकर मेरे साथ जाएंगे। चैंग को बेचारी पर तरस आ जाता है और वो कहता है ठीक है, जब तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। यहाँ मारिया के सलून में एक अमीर औरत आती है। असल में मारिया इसी के सलून में काम करती थी पहले और उसके बाद उसने अपना चालू किया। वो औरत कहती है मेरा काम जरा मंदा चल रहा है क्योंकि तुम जैसी टैलेंटेड ब्यूटिशियन मुझे कहीं नहीं मिली, तो तुम चाहो तो मेरे सलून में वापस आ जाओ, यहाँ तुम्हारी जो कमाई होती है उससे ज्यादा सैलरी मैं तुम्हें दे दूंगी। मारिया कहती नहीं, मुझे अपना सलून चलाने में ही खुशी मिलती है, सच बताऊं तो। फिर मकान मालिक आकर कहता है कि सुनो, मैंने लीज का अमाउंट 5,000 से 10,000 डॉलर्स बढ़ाने का फैसला किया है, जल्दी अमाउंट का इंतजार करो। मारिया की समझ नहीं आता कि अब वो इतने पैसे कैसे जुटा पाएगी। ऊपर से चैंग कोई काम धंधा ही नहीं कर रहा, तो वो अपना सारा गुस्सा चैंग पे उतारती है। और ये भी जायज है यार, कोई पति काम नहीं करेगा और सारा काम औरत करेगी तो कैसे चलेगा। वो कहती है देखो तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी, लेकिन कल से कोई ना कोई काम करो और घर में कुछ पैसे लेकर आओ, अब मैं अकेले इस घर को नहीं चला पाऊंगी। चैंग के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो अपनी बेटी के बताए हुए उसी बिजनेस को जारी रखने का फैसला करता है, यानी भाड़े पे पापा बनने का बिजनेस। तो चैंग अपने अगले कस्टमर की सर्विस में हाजिर हो जाता है और इस बार मुझे लगता है किस्मत बढ़िया है इसकी, क्योंकि इस बार एक अमीर आदमी ने इसको हायर किया है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और हमेशा बिजी रहता है। उसकी बेटी है तो बेटी के स्कूल में सारे बच्चों के पापा मिलकर कुक कर रहे होते हैं, और क्योंकि उस बड़े आदमी के पास टाइम नहीं है तो चैंग उस लड़की का पापा बनकर बाकी पेरेंट्स के साथ मिलकर कुकिंग करने के लिए जाएगा। तब एक आदमी उसे उस लड़की का पापा समझकर पूछता है कि सर, मैंने सुना है आप मनी एक्सचेंज, शेयर मार्केट वगैरह के बारे में A to Z जानते हैं। देखिए यूरो करेंसी का वैल्यू है 1.3855 US डॉलर्स। ये कहकर वो चैंग से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल करता है और पूछता है ऐसे में आप शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे, मतलब इस कंडीशन में। दोस्तों चैंग को तो सवाल ही समझ में नहीं आता, लेकिन उसका आखिरी पार्ट ये था कि आप शेयर्स खरीदेंगे या बेचेंगे।
तो चैंग यूं ही अंधेरे में तीर मार देता है और कहने वाला होता है कि मैं शेयर्स खरीदूंगा, लेकिन बोलते बोलते उस आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। तो चैंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो बेच डालूंगा। और ये सुनकर वो आदमी बौखला जाता है, कहता है कि सर आप सच में जीनियस है, सच में आप शेयर्स को खरीदने का दावा करेंगे लेकिन आखिर में बेच देंगे, है ना? इस तरह से आपका लॉस होने से बच जाएगा। लाजवाब हो सर आप। यहाँ अब चैंग को लगने लगता है कि यार कहीं मैं सच में इतना समझदार तो नहीं हूँ। फिर सभी मिलकर बच्चों को खाना सर्व करते हैं। वो अमीर आदमी की बेटी भी लाइन में आती है। चैंग इस लड़की को नहीं पहचानता, हालांकि वो इसी का पापा बनकर यहाँ पर आया है। तब टीचर कहती कि सर अपनी बेटी को थोड़ा और खाना दीजिए ना। और तब जाकर चैंग को पता चलता है। वो लड़की बहुत ही उदास होती है कि यार पापा नहीं आए और बताओ किसी और को पापा बनाकर भेज दिया। असल में बाकी स्टूडेंट्स उसको हमेशा बुली करते रहते हैं क्योंकि वो चुप रहती है। आज भी एक स्टूडेंट उस पर खाना गिरा कर जाती है, बताओ। ये देखकर चैंग उस लड़की के ऊपर लगे खाने को साफ करने जाता है तो वो चिल्ला देती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाइए, आपको बस पैसों से मतलब है, मेरे बारे में आपको फिक्र कहाँ है। वो ये बातें तो कहती है पर वो ये नहीं कहती कि तुम मेरे पापा नहीं हो, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेगी तो इसी बात पर सारे स्टूडेंट्स उसे बुली करेंगे। उस इवेंट के बाद उस लड़की को ले जाने के लिए उसका असली पापा आता है। वो बच्ची भी चुपचाप जाकर उस गाड़ी में बैठ जाती है और देखिए वो चैंग को डांटता है, अरे तुमसे पापा की एक्टिंग ठीक से नहीं होती क्या? तुमने मेरी बेटी को इतना गुस्सा क्यों दिलाया कि वो सबके सामने चिल्लाने पे उतर आई? चैंग को बड़ा गुस्सा आता है यार, और वो जवाब देता है कि हाँ मुझे एक्टिंग नहीं आई, मैं तो बस बाप की एक्टिंग कर रहा था, मुझसे गलती हो सकती है, पर तुम उसके असली बाप हो। स्कूल में उसके साथ क्या हो रहा है कुछ पता भी है तुम्हें? उसे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, प्यार, और तुम हो कि पैसे कमाने की मशीन की तरह लगे हुए हो। अरे थोड़ी देर तो अपनी बच्ची के साथ वक्त बिताओ, तब समझोगे तुम कि बाप का मतलब क्या होता है। लेकिन वो आदमी चैंग के मुंह पे एक कवर दे मारता है जिसमें पैसे होते हैं और कहता है कि चुप रहे, ये रहा तुम्हारा रेंट, निकलो यहाँ से। पर कार में बैठी वो लड़की चैंग की सारी बातें सुन रही थी। जब वो बिजनेसमैन कार में बैठता है तो वो लड़की कहती है, कम से कम पापा की एक्टिंग करने वाले को तो मेरे दिल का दर्द समझ में आया पापा, पता नहीं आप कब समझेंगे। तब जाकर उस बिजनेसमैन को चुभता है कि यार मैं जरूर गलती कर रहा हूँ, मुझे अपनी बेटी को टाइम देना ही होगा। वेल दोस्तों, यहाँ चैंग घर पे यंग के साथ खूब मस्ती करता है, उसके बेड पर लेटकर बॉम्ब फोड़ देता है। यंग भी लड़ने लग जाती है कि उठ जाओ पापा, ये मेरा बेड है, अब इसमें से बदबू आएगी आपकी वजह से। तो अगले दिन अब चैंग अपने फ्रेंड के ब्राउजिंग सेंटर में ही अपना ऑफिस खोल लेता है। वहां पर वो एक बोर्ड लगा देता है कि यहाँ पापा रेंट पर दिया जाएगा। फ्रेंड पूछता है कि भाई क्या है ये, क्या पापा मेरी परमिशन के बिना तुमने यहाँ पर ऑफिस खोल दिया, वाओ। चैंग भी कहता है कि क्या यार हम दोनों चड्डी दोस्त हैं, क्या हमारे बीच परमिशन मांगने की नौबत आ गई बता? तुम मेरे जिगरी दोस्त हो यार, तुम्हारे गाल पे एक मक्खी भी बैठ जाएगी ना तो मेरे दिल दुखने लग जाएगा। इस तरह दुनिया भर की एक्टिंग का डेमो देकर चैंग चला जाता है। फिर वो उस प्रेग्नेंट स्टूडेंट के साथ उसके चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है। वो उसके स्कैन फोटोज को दिखाकर कहता है कि देखो तुम्हारी बच्ची एकदम हेल्दी है, जब ये पैदा होगी तो तुम इसको अच्छे से देखभाल करना। पर वो कहती है जैसे ही वो पैदा होगी मैं उसे किसी ऑर्फनेज में छोड़ दूंगी। चैंग तो चौंक कर पूछता है कि अगर इसको वहां छोड़ना था तो पैदा ही क्यों करना चाहती थी तुम? कहती है मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था, मैं खुद अपनी देखभाल भी नहीं कर पा रही हूँ तो एक बच्चे को कैसे पालूंगी। अब चैंग उन स्कैन फोटोज को ले जाकर अपने फ्रेंड को दिखाता है और सारी बातें बताता है। तब चैंग को उस शराबी लड़की का मैसेज आता है जिसने डमी चाकू से चैंग पर वार किया था, याद होगा आपको उस बार में। उसने क्या है ना फिर से पापा की मांग की है। चैंग सोच लेता है कि इस बार जाऊंगा तो जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है, वो तो मुझे मार ही डालेगी। तब उसको एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आता है, ओह क्यों ना इस बार अपने यार को उसका पापा बनाकर भेजूं। वो कहता है कि सुन यार तेरा एक्टिंग टैलेंट दिखाने का वक्त आ गया है, देख अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तो इस पर वो भी मानकर उस लड़की का बाप बनकर चला जाता है। पर उस लड़की को तो दोस्तों आप जानते ही हैं, बीच सड़क में वो चैंग के फ्रेंड को चांटा मार मार कर उसके गाल लाल कर देती है। वो बेचारा मुड़कर देखता है तो चैंग किसी अजनबी की तरह वहां पर खड़ा इसकी वीडियो बना रहा होता है। इसी ने कहा था कि यारा तेरे गाल पे मक्खी भी बैठेगी ना तो मेरा दिल दुखेगा, और देखो अब ये चुपचाप मार खा रहा है लेकिन अपना हीरो आराम से तमाशा देख रहा है। वो लड़की चैंग के फ्रेंड को खूब पीट कर कहती है कि इस बार मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए ये रख लो, कहकर वो अपना गिटार उसको देकर चली जाती है। बाद में दोनों उस लड़की से बात करते हैं तो पता चलता है कि उसका बाप उसे और उसकी माँ को बहुत टॉर्चर करता था, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है और ना ही उसकी माँ जिंदा है। बेचारी के पास तो रहने को घर तक नहीं है। अब चैंग और उसके फ्रेंड को थोड़ी दया आ जाती है। वो कहते हैं कि हमारे ब्राउजिंग सेंटर में कोई ना कोई काम होगा तुम्हारे लायक, तुम वो कर लेना और वहीं रह भी लेना। वो भी अगले ही दिन वहां पर आ जाती है। फिर वो बिजनेसमैन जिसने चैंग को अपनी बेटी का पापा बना के उसके स्कूल भेजा था वो चैंग से मिलता है और कहता है कि देखो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने पैसे कमाने के चक्कर में अपनी बेटी का जरा भी ख्याल नहीं रखा, मेरे प्यार के लिए तरस रही थी वो और नींद की गोलियां खाकर जान गंवाने पे उतर आई। अच्छा हुआ मैंने उसे बचा लिया। अब मैं सुधर चुका हूँ और उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। देखो अगर तुम मेरी मदद करोगे और उसे थोड़ा शांत करवा दोगे तो मैं उससे बात कर पाऊंगा, प्लीज ना मत कहना।
चैंग भी मान जाता है और उसकी बेटी से मिलने जाता है, पर वो चैंग को देखते भी नहीं। चैंग उसे कई बुक्स देता है और कहता है कि देखो, नींद की गोली खाने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बेटा। जब तक तुम ये सारे बुक्स पढ़ लोगी ना, तब तक तुम्हारे पापा वो सब करना शुरू करेंगे जो तुम उनसे एक्सपेक्ट करती हो। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं उनसे करवाऊंगा। ये कहकर चैंग चला जाता है। ओहो, ये देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी सी स्माइल करती है वो, क्योंकि चैंग ने उसकी खातिर उसके पापा से बात की थी। अब चैंग को कई क्लाइंट्स मिलने लग जाते हैं। वो मिशा के घर जाकर उसकी सासू के साथ खूब खेलता भी है और वो बिजनेसमैन अपनी बेटी के साथ मिलकर मूवी देखना चाहता था, लेकिन बेटी तो मानेगी नहीं, इसीलिए उसने चैंग से मदद मांगी होती है। चैंग ने थिएटर में 3 टिकट्स बुक किए थे और बीच वाला टिकट उस बिजनेसमैन को दे दिया। फिर वो उसकी बेटी से कहता है कि बहुत बढ़िया मूवी है, मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए 2 टिकट्स लिए हैं, पर क्या है ना कि बीच की सीट किसी और ने बुक कर दी है। दोनों अंदर जाते हैं और उस लड़की को मजबूरन अपने पापा के साथ बैठना पड़ जाता है। चैंग भी बड़ा खुश होता है कि बाप बेटी साथ बैठे हैं। फिर चैंग एक ऑर्फनेज में जाता है, जहाँ सिस्टर बच्चों से कहती है कि देखो, तुम लोग अपने पापा के साथ जो जो गेम्स खेलना चाहते हो वो सब तुम इनके साथ खेल सकते हो। फिर क्या था, चैंग उन बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है और ऐसा आदमी जो अपनी बेटी के पिगी बैंक से पैसे चुराता था, वो अब इतना कमाने लगा है कि अपनी वाइफ के पर्स में पैसे रखने लग जाता है। रात रात भर उसे कस्टमर्स के मैसेजेस आते रहते हैं और जब मारिया देखती है तो वो सोने की एक्टिंग कर लेता है। अगली सुबह चैंग देर तक सोता है। यंग उसको खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो काम में इतना बिजी है कि रात को सो भी नहीं पाता और सुबह देर से उठता है। अब वो यंग के साथ वक्त नहीं बिता पाता, ये समस्या हो गई है। यंग अब अकेले ही खेलने लगती है। फिर वो जाकर रेडी होता है और सीधे मिशा के घर जाकर जेटी और उसकी दादी के साथ खूब खेलता है। फिर एक दिन चैंग मारिया और यंग को एक बड़े रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। मारिया पूछती है कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में लंच करने के तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? आजकल तुम बड़े बिजी भी लगते हो, तुम करते क्या हो? अब चैंग सोचता है कि सच बताऊंगा तो मारिया की डांट पड़ेगी, इसीलिए वो झूठ बोलता है कि देखो, मैं एक बड़े बिजनेसमैन को मनी एक्सचेंज, शेयर मार्केट वगैरह के सिलसिले में सलाह देता हूँ, उसका मतलब कंसल्टेंट हूँ मैं। कहकर वो उस बिजनेसमैन का कार्ड देता है जिसकी बेटी का चैंग पापा बना था। वो कहता है, हाँ ये देखो, ये कार्ड दिख रहा है, इसका मैं स्कूल फ्रेंड था, लेकिन अब कंसल्टिंग की अच्छी फीस देता है वो मुझे। मारिया चौंक कर पूछती, क्या मनी एक्सचेंज, शेयर मार्केट, इन सब के बारे में तुम्हें कुछ आता भी है? मुझे तो नहीं पता था, तुम सलाह कैसे देते हो बताओ? चैंग कहता है, तुमने तो यार मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे तुमने समझा ही नहीं शायद। अरे तुम जानती भी हो एक यूरो का यूएस डॉलर्स में कितना वैल्यू है? 1.3885 अमेरिकन डॉलर्स होता है, और जब हम इसको एक्सचेंज करते हैं तो ब्रोकर उसमें से 3 पाइप नहीं वो पिप, अरे छोड़ो, वो जो भी हो उतना खुद ले लेता है। असल में आप और मैं तो जानते हैं कि चैंग को कुछ नहीं आता, लेकिन उस दिन याद है उस आदमी ने चैंग से इन सब के बारे में एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा था और उसने उसको ये सारी डिटेल्स भी दी थी। उसी इन्फॉर्मेशन को वो यहाँ अपनी नॉलेज के तौर पर झाड़ रहा है। अब वो कहता है कि जब देखो ऐसा सिचुएशन होता है ना, तब पता है क्या करना होता है? खरीदने का दावा करके एकदम से बेच डालना होता है, तभी हम लॉस से बच पाएंगे। ओह माय गॉड, मारिया तो शॉक और यंग भी शॉक कि इतना अच्छा दिमाग है पापा का, बताओ कहाँ से आ टपका इतना सारा नॉलेज इनके पास। उस रात चैंग अपने परिवार के साथ डिनर ना करके मिशा के घर जाकर वहाँ डिनर करता है। फिर वो मिशा से कहता है कि आपकी सास को देखकर मुझे अपनी दादी की याद आती है, पता है उन्हीं की वजह से मैं ग्रेजुएट बना था। मिशा पूछती है वो कैसे कैसे? तो चैंग बताता है कि मैं स्कूल में टॉप करता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स का कोई खास रिएक्शन नहीं होता था मुझ पर मेरी दादी वो बड़ी खुश होती थी कि मेरे पोते ने टॉप किया। उनके चेहरे पे ऐसी खुशी देखने के लिए मैं बार बार टॉप करने लगा। आपकी सास भी उन्हीं की तरह हर छोटी छोटी बात पर खुश होती है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तब जेटी आकर कहती, ममा मेरे बर्थडे पे आपने मुझे बेसबॉल मैच दिखाने का वादा किया था ना, तो हम तो जा रहे हैं, लेकिन पापा आप भी जरूर आना, तीनों मिलकर मैच देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। इसके बाद चैंग यहाँ पर कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन खुशी खुशी चला जाता है। चैंग को इनकार करने का मौका ही नहीं मिलता। फिर ब्राउजिंग सेंटर में काम कर रही उस लड़की के हाथ में वो नेल पॉलिश लगाने लग जाता है। उसके फ्रेंड को चिढ़न होने लग जाती है क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करने लग गया था। अब वो उसे कोई काम दे देता है ताकि वो चैंग के पास ही ना मंडराए। फिर चैंग जेटी के साथ बेसबॉल मैच देखने के लिए टिकट बुक कर रहा होता है। तभी यंग देख लेती है और बड़ी खुश होती है कि वाओ पापा, हम बेसबॉल मैच देखने जा रहे हैं क्या? चैंग कहता है, नहीं मैं तो यूं ही देख रहा था। ठीक है पापा, अब चलिए ना मेरे साथ खेलिए। बेटा तुम अपना पहले होमवर्क पूरा करो। डैड वो तो मैंने कब का कर भी लिया है, आप मेरे साथ खेलो ना प्लीज। मैं देखो यंग अभी बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम अपने लिए कोई टॉय खरीद लेना, उसके साथ खेल लेना। ये सुनकर यंग बहुत ही गुस्से में चली जाती है। दूसरी ओर मारिया का सलून जिस मकान में है, उसका ओनर मारिया से कहता है कि देखो मैंने वो लीज अमाउंट बढ़ाने की बात की थी ना, तो उस दिन मैंने कहा था, तो फिलहाल मुझे वो अमाउंट तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं ये मकान बेचने वाला हूँ और अपनी बेटी के साथ अमेरिका जाने वाला हूँ। तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी अपना सलून खाली कर लो। मारिया परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा। तो चैंग काम के बाद यंग के लिए डिनर खरीद कर लेकर आता है, लेकिन यंग उसको नहीं लेती और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मारिया को परेशान देखकर चैंग पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ?
पर वो उसको ये नहीं बताती कि मकान का ओनर सलून खाली करने को कह रहा है, बल्कि ये कहती है कि देखो मैं सोच रही थी कि सलून बंद कर दूं क्योंकि तुम अच्छा खासा कमाने जो लग गए हो, मैं सोच रही हूँ घर पर ही रहूं। यंग भी दिन भर अकेली घर पर रहती है ना, उसके साथ वक्त बिताने का मौका भी मिल जाएगा मुझे। पर चैंग कहता है कि यार तुम इतनी जल्दी फैसला क्यों कर रही हो, अभी अभी तो तुमने सलून शुरू किया है और उसमें देखो तुम्हारी कितनी मेहनत भी लगी है। हाँ वैसे तुम ठीक कहते हो। इस तरह वो अपनी परेशानी अपने अंदर दबा कर रखने की कोशिश करती है। लेकिन अगले दिन सलून में वो उस अमीर औरत को ये बात बताती है, वही जिसके सलून में मारिया पहले काम करती थी। वो औरत कहती है कि देखो मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए $10,000 का इंतजाम कर सकती हूँ। ये सुनकर मारिया खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यंग बहुत दुखी है कि अब पापा मेरे साथ वक्त नहीं बिताते। वो टीवी ऑन करती है तो उसमें बेसबॉल मैच दिखाते हैं जहाँ स्टेडियम में चैंग, मिशा और जेटी साथ में मजे कर रहे होते हैं। और ये देखकर आज पहली बार यंग के पेट में जलन होने लगती है। लेकिन अब रोने से क्या फायदा, यंग ने खुद ही अपने पापा को ये काम सिखाया था, मतलब भाड़े का पापा बनकर पैसे कमाने का आइडिया उसी का था और उसी ने अपने पापा को जबरदस्ती इस काम में धकेला भी था। खैर दोस्तों, यहाँ मैच के दौरान बॉल हवा में उड़ता है और चैंग के पास आता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता तो वो निराश हो जाता है क्योंकि अगर चैंग उसे पकड़ लेता तो बॉल जेटी को मिल जाती। अब वो बॉल किसी और के पास चली जाती है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है। और जब चैंग ये बात रियलाइज करता है तो वो चिल्लाता है कि अरे वो बॉल इस बच्चे को दो। उसकी आवाज को सुनकर सभी कोरस में गाने लगते हैं कि बॉल उस बच्चे को दो, उसको दे दो। उस लड़के के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता और वो बॉल चैंग को दे देता है। फिर बॉल पाकर जेटी बड़ी खुश होती है। इस बीच मिशा को कॉल आता है कि हॉस्पिटल में उसकी सास हंगामा कर रही है। तीनों हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर सासू ने तोड़ फोड़ मचा के रखी थी कि मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसे बुलाओ कैसे भी करके। मिशा कहती है कि देखिए आपका बेटा आ जाएगा, प्लीज सब्र कीजिए, पर वो नहीं मानती। अब यहाँ पर मिशा और सह नहीं पाती और कह देती है कि देखो अब मुझसे और नहीं होगा, आपका बेटा मर चुका है, उसे कोई वापस नहीं लेकर आ सकता, समझिए आप। आपका बेटा मर चुका है, इसलिए प्लीज आप ये सब करके मुझे भी मरने पे मजबूर मत कीजिए। सास को डिमेंशिया है और वो भूल चुकी है कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं है। पर अब मिशा की बात को सुनकर सच का एहसास उसे होने लगा था शायद, और वो बेहोश हो जाती है। चैंग मिशा को शांत करने की कोशिश करता है कि प्लीज कंट्रोल करो अपने आप को। अब यहाँ पर मारिया और यंग उस मकान मालिक से मिलने जाती हैं। मारिया कहती है कि आपने लीज के $10,000 मांगे थे ना, मैं पैसे लेकर आ गई हूँ, आप अगर नए लीज एग्रीमेंट पे साइन कर देते तो अच्छा होता। पर वो ऊंची आवाज में कह देता है कि अरे तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या, मैं वो मकान बेचने वाला हूँ, नहीं चाहिए मुझे नया लीज एग्रीमेंट। इसी बीच यंग जेटी को कॉल करके कहती है मैंने अपने पापा को तुम्हारे साथ देखा था स्टेडियम में, कहाँ है मेरे पापा, बताओ, उन्हें बुलाओ। उसकी बातें सुनकर मारिया फोन ले लेती है और तब जेटी कहता है कि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं। सुनकर दोनों उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं और वहां चैंग मिशा को दिलासा दे रहा होता है, जिसको देखकर यहाँ मारिया गलत समझ बैठती है कि शायद चैंग का उसके साथ अफेयर चल रहा है और वो गुस्से में हॉस्पिटल से चली जाती है। देख रहे हैं दोस्तों कहां से कहां घूम रही है कहानी। चैंग भी उसको देख लेता है और उसे रोकने के लिए उसकी गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि अरे मेरी बात सुनो यार, जो तुम समझ रही हो बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है। वो कहती है कि अच्छा तुम ये कहना चाहते हो ना कि तुम उसको जानते तक नहीं। नहीं मारिया, मैं उसको जानता हूँ, देखो मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, मैं तो बस उनके साथ बेसबॉल मैच देखने गया था बस। देखा तुमने खुद सच कबूल कर लिया। 10 साल से तुम घर में बैठे रहे बिना नौकरी के, मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हारा, हमारे घर का और हमारी बेटी का ख्याल रखती रही। मेरी जगह कोई और होता ना तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुकी होती। अब चैंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसके पास आकर कहता है कि अच्छा तो इतने साल से तुम मुझ पर तरस खाकर मेरे साथ रही, वाह, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया ना। तो वो भी कहती है कि हाँ तुम्हारे दिल में तो बहुत प्यार है ना, तो जाओ अपनी नई गर्लफ्रेंड को अपना सारा प्यार दो, मुझे नहीं चाहिए, कहकर मारिया चली जाती है। अगले दिन स्कूल की बात है। यंग स्कूल में जेटी से कहती है कि मैंने अपने पापा को रेंट पे दिया था, लेकिन आइंदा वो सिर्फ मेरे पापा होंगे, तुम्हारे पापा नहीं बनेंगे। जेटी कहता है ये सब कहने वाली तुम होती कौन हो, मुझे वो पसंद है और उन्हें मैं पसंद हूँ, मैं तो रोज उन्हें रेंट पे लूंगा और उन्हें अपने घर पर बुलाकर उनके साथ खूब खेलूंगा भी। इस पर दोनों की बहस होती है, दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। अब चैंग उस प्रेग्नेंट स्टूडेंट से मिलता है जो कि अपनी होने वाली बच्ची को ऑर्फनेज में छोड़ने की सोच रही थी। चैंग कहता है कि बेटा एक बार फिर सोच लो, कम से कम अपने बॉयफ्रेंड को तो बता दो, वो तो इस बच्ची का बाप है। तब वो एक फोटो दिखाकर कहती है कि ये है मेरा बॉयफ्रेंड, पर पता नहीं ये कहाँ पर है, अगर आपसे बन पड़े तो इसको ढूंढ निकालिए, फिर सोचेंगे। चैंग कहता है कि देखो ये मेरा काम नहीं है, ये कहकर वो जाने लगता है। तब वो कहती है कि देखा आप भी मुझे छोड़कर जाने पे तुले हुए हैं, आप मेरे असली पापा नहीं है ना, इसीलिए आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर चैंग गिल्टी फील करने लगता है। और अभी कुछ देर पहले स्कूल में यंग और जेटी की लड़ाई हुई थी।
तो उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। यंग की माँ मारिया और जेटी की माँ मिशा आती है। मारिया यंग से कहती है कि जेटी से माफी मांगो बेटा, पर वो कहती है मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। तो मारिया उसको डांट लगाकर उसे खींच कर बाहर लेकर जाती है। तभी मिशा उससे बात करने की सोचती है, लेकिन वो कहती है मुझे किसी से बात नहीं करनी। मिशा कहती है देखिए बुरा मत मानिए, मेरी सास को डिमेंशिया है और इसी वजह से आपके पति उनके बेटे की एक्टिंग कर रहे हैं। हमारे बीच देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही है। तब जाकर मारिया थोड़ी शांत होती है, लेकिन अब भी दोस्तों मिशा ने मारिया को ये नहीं बताया कि चैंग भाड़े का पापा बना फिर रहा है। असल में एक बात बताऊं आपको, चैंग पैसों के खातिर मिशा के घर नहीं जाता, बल्कि उसकी सास के साथ वक्त बिताकर चैंग को खुशी मिलती है, क्योंकि वो उसे उसकी दादी की याद दिलाती है। अब मारिया तुरंत ब्राउजिंग सेंटर में जाती है, पर वहाँ चैंग नहीं होता और तब वो वहाँ पर रखा हुआ बोर्ड देखती है जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ भाड़े के पापा मिलेंगे। और यहाँ से क्लियर होता है मारिया को, उसे सब कुछ समझ में आने लग जाता है और वो चैंग के फ्रेंड को घूरते हुए गुस्से में वहां से निकलती है। फिर घर आकर वो यंग से पूछती है कि क्या तुम इस बारे में जानती हो बेटा। कहती है सॉरी मम्मी, पापा ने तो ये काम करने से मना किया था, लेकिन मैंने ही जिद करके उनको इस काम पे लगाया था। उन्हें कस्टमर्स भी मैं ही ढूंढ कर देती थी। हे भगवान, ये घर है कि क्या है? ब्रोकर बेटी और भाड़े का बाप, सत्यानाश करके रखा हुआ है बेटी बाप ने परिवार का। फिर दोनों मिलकर चैंग को ढूंढने लग जाती है। इसी बीच चैंग ब्राउजिंग सेंटर में आ जाता है और कहता है कि देखो अब मैं ये बाप बनने का बिजनेस बंद करने वाला हूँ। इस काम की वजह से यार मेरा परिवार बिखर गया। तब उसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मारिया का सलून हाथ से निकल जाएगा। चैंग पूछता है कि ये क्या कह रहे हो तुम, और तब फ्रेंड उसको पूरी बात बताता है कि वो ओनर मकान बेचने वाला है और मारिया को सलून बंद करना पड़ेगा। अब चैंग को मारिया की मुश्किल समझ में आ जाती है और वो तुरंत उस मकान मालिक से मिलने जाता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी तरह मारिया का सलून बचा लेगा तो मारिया का गुस्सा कम हो जाएगा। चैंग फिर उस ओनर के पैर पड़ता है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होता और अड़ा रहता है कि मैं वो मकान बेच कर रहूंगा। उसने तो यहाँ तक कि अपना सारा सामान पैक करके रखा होता है, पर ऊपर किसी दूसरे शहर का एड्रेस लिखा होता है। चैंग चौंक जाता है कि आप तो अमेरिका जाने वाले थे ना, फिर इसमें ये लोकल एड्रेस क्यों लिखा हुआ है बताइए। और तब वो सच बताता है, असल में उसकी बेटी शादी करके अमेरिका में सेटल होने वाली है, लेकिन वो अपने पापा को यहीं छोड़ कर जाने वाली है। अगर लोगों को पता चला कि वो अपने बूढ़े बाप को यहीं अकेला छोड़कर चली गई तो ओनर की बेइज्जती होगी, ऐसा ओनर का मानना है। इसीलिए वो लोगों को ये बता रहा है कि मेरी बेटी मुझे अमेरिका ले जाने वाली है, पर असल में तो बेचारा पास के दूसरे शहर में रहने जा रहा है जहाँ उसे कोई पहचानता नहीं, ना ही उसका कोई अपना है। चैंग कहता है कि वाह क्या पागलपन है, आप 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई कुछ भी कहे उससे क्या फर्क पड़ता है, अरे आप आराम से यहाँ पर क्यों नहीं रहते। वो कहता है कि देखो तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, मेरी बेटी अमेरिका जाए या कहीं और, अब मैं उसको देखना तक नहीं चाहता। चैंग कहता है कि देखो बाप वो होता है जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपने बच्चों को बड़ा करता है। आपने इतने साल मेहनत करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है, एक न एक दिन देखना वो आपको जरूर समझेगी। आप अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। आप एक काम कीजिए, अपनी बेटी को सेंड ऑफ करने एयरपोर्ट जरूर जाइए, वरना पता नहीं अगली बार आप उससे कब मिल पाएंगे। ये कहते कहते चैंग उदास होकर निकल जाता है। घर पर मारिया चैंग का सिस्टम चेक करती है तो उसमें तो कई लोगों ने फीडबैक भेजा होता है कि मेरे पापा गुजर गए थे, लेकिन आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पापा के साथ बिताए वो पल मुझे वापस मिल गए हों। उस ऑर्फनेज के बच्चों ने भी बहुत ही इमोशनल लेटर्स लिखे होते हैं चैंग के लिए। ये सब देखकर मारिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि चैंग जो काम कर रहा था उससे कितनों की लाइफ में खुशियां लौट आई हैं। दूसरी ओर चैंग हॉस्पिटल जाता है जहां वही मिशा की सास को एडमिट किया गया है। वो कहता है कि इतने दिन दूसरे लोग मुझे पापा के तौर पर रेंट पे लेते थे, क्या आज के लिए मैं आपको अपनी दादी के तौर पर रेंट पे ले लूं। कहकर वो दादी के बेड पर सर रख लेता है, क्योंकि चैंग को भी अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपनी दादी से प्यार था। वो देखता है कि दादी की उंगलियों में नेल पॉलिश मिट रहा है, वो तुरंत उनकी उंगलियों में नेल पॉलिश लगाने लग जाता है। दादी कहती है तुम मेरे बेटे हो ना, क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो। चैंग कहता है कि किसने कहा मैं आपको छोड़कर जाने वाला हूँ, मैं तो यहीं रहूंगा आपके पास। ये देखकर मिशा भी इमोशनल हो जाती है। दूसरी ओर घर पे बैठी यंग चैंग को मैसेज करती है कि मैं स्कूल में आपका वेट कर रही हूँ, आप मुझको लेने आ जाइए। रात हो चुकी थी और बारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर भी यंग को विश्वास है कि उसके लिए उसके पापा जरूर आएंगे, इसीलिए वो स्कूल में जाकर वेट कर रही होती है। और यहाँ यंग को घर में ना पाकर मारिया घबरा जाती है और सीधे ब्राउजिंग सेंटर में जाती है, लेकिन यंग वहां भी नहीं होती। मारिया तो डर जाती है कि न जाने कहाँ चली गई है, पर यहाँ यंग अपने पापा के लिए स्कूल में वेट कर रही होती है। आखिरकार बारिश रुक जाती है और तब चैंग वहां पर आ जाता है और पूछता है कि इस वक्त स्कूल में आने के लिए तुमने मैसेज क्यों किया। यंग उसे अपना पिगी बैंक देती है। चैंग पूछता है कि बेटा ये क्यों दे रही हो। कहती है मैं बहुत दिन से इसमें पैसे इकट्ठा कर रही हूँ पापा, आप सबके लिए, लेकिन आइंदा किसी और के पापा मत बनना। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा हो, आपको जितने पैसे चाहिए उतने ले लो पापा, पर प्लीज किसी और के पापा मत बनो।
कहकर वो अपना पिगी बैंक तोड़ देती है, लेकिन उसमें करेंसी नोट्स कम और डमी कागज ज्यादा होते हैं, क्योंकि चैंग ने कई बार उसमें से पैसे चुराए थे। पर बेचारी यंग ये बात नहीं जानती थी और पैसों के बजाय कागज को देखकर वो बेचारी तो फूट फूट कर रोती है। अरे पापा, मैंने इसमें असली पैसे रखे हुए थे, मैं सच कह रही हूँ, पता नहीं ये नकली कागज कैसे बन गए। बिना पैसे के आप रेंट पे मेरे पापा नहीं बनोगे क्या? आपके बिना मैं क्या करूंगी पापा, प्लीज वापस मेरे पापा बन जाओ ना पापा। इस तरह चुटकी बहुत रोती है और यहाँ चैंग तो एकदम से पिघल जाता है कि ये मेरी बच्ची ने क्या सोच लिया। वो कहता है कि बेटा, तुम्हें रेंट देने की क्या जरूरत है, तुम मेरी अपनी बेटी हो, तुम मुझे कुछ दो या ना दो, मैं तो हमेशा से तुम्हारा ही पापा था और अभी भी हूं और मरते दम तक सिर्फ तुम्हारा ही पापा रहूंगा। ये सुनकर चुटकी खुशी के मारे लिपट जाती है। चैंग भी बहुत रोता है। तब वहां पर मारिया आकर यंग को डांटने लगती है कि बेटा, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं कितनी डर गई थी तुम्हारे लिए। यंग कहती है, मैं अपने पापा को ढूंढ रही थी समझी, और उन्हें वापस पाने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ, इस उम्र में इतनी जबान लड़ाती हो, कहकर मारिया उसको मारने लगती है। और तब चैंग बीच में आ जाता है तो वो चैंग को भी खूब पीटती है और रोती है कि गधे कहीं के, अगर पहले ही बता दिया होता कि तुम ये काम कर रहे हो तो मुझे तुम पर शक करने की नौबत ही नहीं आई होती। इतना अच्छा काम कर रहे हो तुम और मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। मैं तो तुम्हें समझ गई, पर तुम निकम्मे के निकम्मे ही रहोगे। अरे कभी मुझे समझोगे क्या? तभी यंग रोते हुए कहती है, आपके लिए वो निकम्मे होंगे, पर मेरे लिए तो मेरे पापा ही बेस्ट है माँ, मैं उन्हें किसी को नहीं दूंगी अब। और तब चैंग भी कहता है कि तुम मेरी सबसे फेवरेट लड़की हो यंग, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मारिया उसे घूरने लगती है तो चैंग कहता है कि ठीक है मेरी माँ, तुमसे भी उतना प्यार करता हूँ मैं, आ जाओ, तुम भी मेरी फेवरेट लड़की हो, कहकर वो मारिया को भी सीने से लगा लेता है। इस तरह इनकी फैमिली हो गई एक। अगले दिन चैंग के जाने से पहले यंग उसके पास एक लेटर रख कर जाती है। अब चैंग भाड़े पे तो जाने वाला नहीं, तो पहले की तरह बेकारी घर पर पड़ा रहेगा। वो उठकर उस लेटर को देखता है। उसमें यंग ने लिखा होता है कि अब आपको कहीं भी रेंट पे जाने की जरूरत नहीं है पापा, लेकिन वो प्रेग्नेंट लड़की बेचारी आपके बिना क्या करेगी? अगर आपने उसकी मदद नहीं की तो वो अपनी बच्ची को ऑर्फनेज में छोड़ देगी, फिर वो बच्ची बिन बाप के कैसे पलेगी? प्लीज उसकी मदद कीजिए आप। इसी बीच वो मकान मालिक घर पर आता है और मारिया से कहता है कि मैं अमेरिका नहीं जा रहा, सिर्फ मेरी बेटी जा रही है और मैं तुम्हारे सलून का एग्रीमेंट फिर से उसी पुराने अमाउंट यानी $5000 पे साइन करने को तैयार हूँ। इतनी खुशी होती है मारिया को ये सुनकर कि क्या बताएं। फिर यहाँ मिशा अपना इन्फ्लुएंस यूज करके चैंग को उस बड़े क्विज प्रोग्राम में भाग लेने का मौका दिलाती है। चैंग तो घर बैठे इस क्विज के प्रोग्राम के सारे क्वेश्चंस के आंसर देता रहता था पहले मतलब, और अब मौका मिला है तो वो हर क्वेश्चन का सही जवाब देता है। अब उसके सामने आखिरी सवाल होता है जिसका सही जवाब देने पर उसको मिलेंगे पूरे $50,000। आज तक इस शो में किसी भी पार्टिसिपेंट ने आखिरी सवाल का जवाब नहीं दिया था। सभी बहुत ही टेंशन में होते हैं कि अब क्या होगा। तो क्विज मास्टर कहता है कि ये आखिरी सवाल बहुत ही मुश्किल है, यूरो करेंसी का वैल्यू है 1.3855। ये कहकर वो वही कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछता है जो कभी एक आदमी ने चैंग से पूछा था कि ऐसे में शेयर्स को खरीदना होगा या बेचना होगा, क्या होगा? और ये सवाल सुनकर चैंग का चेहरा एकदम से खिल जाता है कि गॉड तुसी ग्रेट हो सच में। ये सवाल है तो इसका जवाब तो मुझे रट्टा मार के याद है, यानी कि अब ये $50,000 मेरे हुए। ये सोचकर चैंग हंसता है और यहीं पे डेड फॉर रेंट नाम की ये मजेदार मूवी खत्म होती है दोस्तों। और पोस्ट क्रेडिट्स के दौरान हमको दिखाते हैं कि चैंग ने किस तरह उस प्रेग्नेंट लेडी के बॉयफ्रेंड का पता लगा लिया और उसे खींचकर उस लड़की के पास लेकर आ गया। आखिरकार वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उस बच्ची को पालने के लिए मान जाता है। इस तरह ये गुड फील मूवी होती है यहाँ पर खत्म। बाकी दोस्तों मुझे लगता है बहुत ही प्यारी सी मूवी थी ये। आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बाकी और भी कुछ करना चाहते तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।